This is the third lecture of capacitance. Now we will start with common potential. तो चिल्ड्रन, इसमें कॉमन पोटेंशियल में है क्या, हम लोगों ने यहाँ पे दो कैपेसिटर्स दिखा रखे हैं या दो कंडक्टर्स दिखा दिए हैं, और मैं इन कंडक्टर्स में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। यानी मैं चाहता हूँ कि एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। तो पहला डायग्राम जो बना रखा है इसमें भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो मैंने लिख दिया है बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैंने टू कंडक्टर्स ले लिए या टू कैपेसिटर्स ले लिए जिनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, और इसमें इनिशियली Q1 Q2 चार्ज है। अगर फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल मैंने V1 सपोज कर लिया है और सेकेंड का पोटेंशियल V2, और मैं सपोज करके चल रहा हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि इनिशियली कितना चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज, और टोटल चार्ज क्या हो गया, तो अगर मुझे टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों चार्जेस को ऐड कर लेंगे। यानी Q की जो वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। और Q का फॉर्मूला हम लोग इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV। Q इज इक्वल टू CV। तो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1, और Q2 का फॉर्मूला हो जाएगा C2V2। तो मैंने यहाँ Q1 की जगह C1V1 रख दिया और Q2 की जगह C2V2, और लेट कर लिया इसको इक्वेशन 1। अब सेकेंड डायग्राम में इन्हीं दोनों कंडक्टर्स को अगर मैं एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, तो मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो जो है फर्स्ट कैपेसिटर से सेकेंड कैपेसिटर की ओर होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल V1 ग्रेटर था सेकेंड वाले कैपेसिटर के पोटेंशियल V2 से, इसलिए फर्स्ट वाले से चार्ज का ट्रांसफर होगा सेकेंड वाले की ओर। चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा इस कंडक्टिंग वायर से जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इनिशियली दोनों के पोटेंशियल अलग अलग थे, V1 V2 थे, लेकिन जब चार्ज फ्लो कर जाएगा, और चार्ज फ्लो करना बंद कब होगा, जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। यानी फर्स्ट कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V1 और सेकेंड कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि फर्स्ट वाले पे जो फाइनल चार्ज बचा है वो Q1 डैश है, और सेकेंड वाले पे Q2 डैश। तो अब अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो Q1 डैश Q डैश की जो वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। Q1 का फॉर्मूला, Q1 डैश का फॉर्मूला C1V, और Q2 डैश का फॉर्मूला C2V। तो मैंने यहाँ रख दिया C1V प्लस C2V। लेकिन चार्ज तो हम जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि चार्ज लॉस तो होता नहीं है, इसलिए जो इनिशियल चार्ज Q होगा वो फाइनल चार्ज Q डैश की इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया Q डैश इज इक्वल टू Q, और फिर Q डैश और Q की वैल्यू इक्वेशन 2 और 1 से पुट कर दी है। Q डैश की वैल्यू C1V प्लस C2V, और Q की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, इससे V कॉमन आ गया, और V जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में C1 प्लस C2, इससे V का फॉर्मूला आ गया। V को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। यस, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देख लिया था कॉमन पोटेंशियल का। अब इस डायग्राम में जब दो कंडक्टर्स को हमने एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है, तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन टोटल की एनर्जी कितनी है, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एनर्जी कितनी है। अगर शुरू की एनर्जी ज़्यादा है और बाद में कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और जब भी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम प्रीवियस वाला ही है, डायग्राम बनाना ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे सब मालूम है, C1 कैपेसिटेंस है, Q1 चार्ज है, V1 पोटेंशियल है फर्स्ट वाले का, सिमिलरली C2 सेकेंड वाले का है, कैपेसिटेंस चार्ज Q2 है, वो सब ऊपर लिखा हुआ है इनिशियली। तो अगर मैं एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी अगर निकालूं,
इनिशियल टोटल एनर्जी, तो मैंने U के बेस में I लिख दिया है, UI। तो क्या, तो पहले U1 निकाल लेंगे, U1 प्लस U2। U1 क्या है, फर्स्ट कंडक्टर की एनर्जी, U2 है सेकेंड की एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1 है, तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये तब एनर्जी हो जाएगी जब अभी हमने दोनों कंडक्टर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है। और कनेक्ट करने के बाद यानी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर फाइनल एनर्जी मैं निकालूं तो मैंने U के बेस में F लिख दिया है फॉर फाइनल। UF मीन्स फाइनल एनर्जी, UI मीन्स इनिशियल एनर्जी। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल V सेम हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू भी V हो जाएगी और V2 की वैल्यू भी V हो जाएगी। तो फाइनल एनर्जी अगर निकाल रहे हैं तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। ऊपर वाले फॉर्मूले में V1 V2 दोनों की जगह V रख दिया है, ठीक है। अब इन दोनों से हाफ V² कॉमन आ रहा है, तो मैंने हाफ V² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया C1 प्लस C2। और V होता है कॉमन पोटेंशियल, जिसका डेरिवेशन हम लोग ने यहाँ किया था। V का फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एरो लगा के दिखा दिया है कि मैं V की वैल्यू रख रहा हूँ। जब V की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ V² है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी C1 प्लस C2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 होल स्क्वायर आएगा, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ गया, सेकेंड इक्वेशन बन गई फाइनल एनर्जी। अब मैं इनिशियल एनर्जी इक्वेशन 1 में जो है और फाइनल एनर्जी इक्वेशन 2 में जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट करने पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो U इनिशियल की वैल्यू रख दी हाफ C1V1² और U हाफ C2V2²। और फाइनल एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख दी। अगर मैं इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको आप लोग खुद करके देखेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में आपको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप के बाद जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा है ऐसे आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो राइट हैंड साइड वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। तो अब मैं UF को राइट साइड में ले गया तो इससे पता चल गया कि U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी फाइनल एनर्जी से तो हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया। लॉस ऑफ एनर्जी ये फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं। यस चिल्ड्रन, अब हमें जो नेक्स्ट हेडिंग देखनी है वो देखना है डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ये मैंने हेडिंग छोड़ दी थी, उसको अब ले रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस में ही है। देखिए हम लोग कंडक्टर्स जानते हैं, कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होंगे या नहीं होंगे। डाइलेक्ट्रिक्स उनको भी कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। तो अगर डाइलेक्ट्रिक्स को डिफाइन करना तो एक्चुअली ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which do not have the non-conducting material missing is the non-conducting materials which do not have free electrons are called dielectrics। तो इंसुलेटर्स भी आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स में। इसकी कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल एयर, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। अब डाइलेक्ट्रिक्स भी 2 टाइप के होते हैं चिल्ड्रन। तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो मैंने यहाँ टाइप्स केवल हेडिंग लिख दी है।
तो ये डाइलेक्ट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं। पहले डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो मैं डेफिनेशन करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें डिफरेंस करके दिखा रहा हूँ, जरा उसको देखेंगे। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने पोलर मॉलिक्यूल दिखा दिया, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास को मैंने cm लिख दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए तो इनको हम लोग बोल देते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ए मॉलिक्यूल इन विच center of mass of positive charges coincide with center of mass of negative charges are called non-polar molecules। तो इसमें देखिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऊपर नीचे दिखा दिया, यानी इनका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनका ये एसिमेट्रिकल शेप के होते हैं, इनका कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है। तो इसका कुछ कुछ शेप मैंने इलिप्टिकल शेप में आप दिखा देंगे, सर्कुलर नहीं। दे डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नॉन सिमेट्रिकल शेप while polar molecules are symmetrical in shape, ठीक है। इनका शेप जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन है, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, Q इंटू 2L होता था या Q इंटू D। तो इसमें D जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इसमें D की वैल्यू 0 है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में D की वैल्यू 0। इसलिए जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इसमें पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं। पोलर का शेप जो होता है सिमेट्रिकल नहीं होता है, नॉन पोलर का शेप सिमेट्रिकल होता है। इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या ना करें, पोलर मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ नॉन पोलर की आपको याद करने हैं, N2O2, H2, CO2, मीथेन, बेंजीन। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, लेकिन अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में अगर मुझे डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये मेरी नेक्स्ट हेडिंग होगी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको पोलराइजेशन हेडिंग करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये पोलराइजेशन हमें देखना है कि पोलराइजेशन होता क्या है। देखिए हमने अपनी कैपेसिटेंस के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर किसी मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रख दें, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो लेफ्ट साइड में आ जाते थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते थे। तो इसके अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी EP, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती थी, यानी E0 की जो वैल्यू होती है
वो ईपी के इक्वल होती है, यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल होती है। कब? मेटल्स के केस में, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाती है, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ई नॉट और ईपी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेटल्स के लिए केस में जीरो होती है। लेकिन अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाइए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसको अगर इंक्रीज करते चले जाएं, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस कॉन्साइड करते हैं, तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और निगेटिव चार्जेस, यानी अब सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो चार्जेस जो अलग हो गए, इनको इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी सिंबल से लिखते हैं। इंड्यूस चार्ज या पोलराइज चार्ज भी कह देते हैं, इसलिए क्यूपी लिख देते हैं, क्यूपी, ठीक है, पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज। और अगर चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लें, चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाता है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इंटू 2L। 2L चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती थी, यहाँ चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैंने स्मॉल डी लिख रखा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कंटिन्यूसली बढ़ाता चला जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस और दूर हो जाएंगे। अगर इस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर बढ़ाते बढ़ाते ऐसा पोजीशन नहीं आनी चाहिए कि ये ब्रेकडाउन की स्टेज में हो जाए, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कंडक्टिंग नहीं होने देती, इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग बनाए रखती है, उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो चिल्ड्रन अब इस डायग्राम में जरा देखना, तो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि पहले डायग्राम में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को दिखाया हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई नॉट की वैल्यू 0 है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेंगे, तो उनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों चार्जेस जो हैं अब इंड्यूस चार्ज कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इनको इंड्यूस चार्ज कहते हैं या पोलराइज चार्ज कहते हैं। और चार्जेस के बीच की जो कुछ सेपरेशन भी है, इसलिए इसका कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड, when two equal and opposite charges are placed some distance apart, then this arrangement is called an electric dipole. और डाइपोल मोमेंट अगर निकालना है तो चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हो गया है कि इसमें एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, इसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट आया है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होगा और ये फिर कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा इसमें देखिएगा कि पोलराइजेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो पोलराइजेशन क्या होता है, अगर हम चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स ले लें या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लें, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे पॉजिटिव चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसकी वजह से उसमें कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने ई नॉट सिंबल से लिखा है, then net dipole moment is produced. Net electric dipole moment is produced. This is called polarization of the dielectric. लेकिन एग्जाम में अगर डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन 2 लाइन में लिखी जाएगी, फॉर्मूले से लिखी जाएगी, वो मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ. सेपरेट हेडिंग डाल दिए, डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन कैपिटल पी सिंबल से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से लिखते हैं. तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो जो ये रेशियो होता है उसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक per unit volume is called polarization or polarization density. लेकिन ये कब होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं. तो चाहे तो इससे पहले लिख सकते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट लिख दे रहा हूं, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिख लेंगे. व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड then electric dipole moment of a dielectric per unit volume is called polarization or polarization density. तो यहाँ पोलराइजेशन को कैपिटल पी से लिख रहे हैं. जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी. डी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी. और वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू डी, तो D से D कैंसिल हो जाएगा और ये QP अपॉन ए आ जाएगा. QP इन चार्जेस को इंड्यूस चार्ज या पोलराइज चार्ज कहते हैं, इसीलिए Q के बेस में P लिख दिया है. और चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा. ठीक है. अच्छा, तो अब इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं. पोलराइजेशन की यूनिट देनी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट के इक्वल हो जाएगा. चार्ज की यूनिट हो गई कूलम और एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये हमेशा याद रखेंगे. और इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की जो डायरेक्शन है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखिए, दोनों सेम है. तो P एंड E नॉट है सेम डायरेक्शन. यस. अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देखनी है. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को x की तरह से लिखते हैं, लेकिन थोड़ा आर्टिस्टिक x लिख देते हैं. इसको साई बोलते हैं, CHI, साई. ठीक है. अच्छा, अब देखो मैंने ऊपर जो डायग्राम में ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो दिखाया हुआ था, उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट में रखा. जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे तो इसके भीतर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखा रखा, ये पर्पल कर दिया. और इसकी वैल्यू क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको EP लिख दिया है. मेटल्स में E नॉट और EP की वैल्यू सेम होती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में हमेशा E नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, EP की वैल्यू कम होगी. जिसकी वजह से क्या होगा कि अब इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E नॉट और EP ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनको हम सेपरेट कर देंगे, E नॉट माइनस EP. ठीक है. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल E से भी लिख देते हैं, केवल E से भी लिख दिया गया. तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी हेडिंग में देखिएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक्स में, E की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E नॉट माइनस EP. E नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के भीतर प्रोड्यूस हुई है. मेटल्स के केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल होती थी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में इक्वल नहीं होगी. EP की वैल्यू E नॉट से कम होगी. ठीक है. अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो इसमें P की जो वैल्यू होती है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिख रहा है नॉन पोलर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में सेपरेशन ज्यादा होगा.
तो उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यानी डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट काई ई, इसमें एप्सिलॉन नॉट एक, यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो सिंगल कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में दो दो कांस्टेंट लगा रखा है। जो पहला वाला कांस्टेंट है जिसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर भी कहते हैं, ये केवल इसलिए पुट किया गया है जिससे कि साई जो है वो डायमेंशन लेस रहे, साई की डायमेंशन 0 आ जाए, कुछ भी ना हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, अच्छा तो अब पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? पोलराइजेशन को डिफाइन अगर करना है तो इसमें हम लोग कैपिटल P जो है वो पोलराइजेशन है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसको रेशियो के टर्म में डिफाइन कर देंगे। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से मतलब है कि स्ट्रेचिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का दूर हटना जिससे डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाना। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू epsilon naught times of electric field is called electric susceptibility of the dielectric। यहाँ पे epsilon naught times electric field है तो इसको epsilon naught times electric field कह दिया, और ये पोलराइजेशन, इन दोनों का रेशियो, पोलराइजेशन और epsilon naught times of electric field का जो रेशियो होता है उसको डाइलेक्ट्रिक का ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, साई हैज नो यूनिट। अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले मैंने बता दिया था कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया था। ये जैसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दें तो ये और पतले हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएं तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, यानी ये कुछ पतला हो जाएगा, यानी अब यहां से डाइलेक्ट्रिक के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रखी है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली होती क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन, यानी ये ब्रेक नहीं होने चाहिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं होना चाहिए विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती थी वही इसकी भी यूनिट हो जाएगी, यानी वोल्ट पर मीटर। ठीक है चिल्ड्रन, अब एक क्वेश्चन बहुत आता है एक बोर्ड में कि अगर कोई कैपेसिटर अगर है, कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। कोई कैपेसिटर है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है चार्जिंग के लिए, और उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो इन सारे फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे। यस तो ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स हमें ये देखना है। तो यहाँ चिल्ड्रन मैंने एक डायग्राम में एक कैपेसिटर को दिखा दिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी बना दे रहा हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ प्लेटों के बीच में एयर है, एयर होती है तो कैपेसिटेंस को C नॉट सिंबल से लिखते हैं। और फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर में हमेशा दोनों प्लेट्स में, तो कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो जब प्लेटों के बीच में एयर है तो मैंने चार्ज को Q नॉट सपोज कर लिया, कैपेसिटेंस को C नॉट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द प्लेट्स है वो V नॉट सपोज कर लिया। ये तब है जब प्लेटों के बीच में एयर है। तो हमें ये देखना है कि अगर मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रख दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इधर ध्यान देंगे कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी जुड़ी हुई है, और तब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में रख देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है,
कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में फिल कर दिया, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है। तो ये याद रखना है कि हमेशा कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स हो जाएगी। तो जब व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और बैटरी अगर जुड़ी हुई है और तब आप डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं, तो ये याद रखेंगे कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। कब? जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी V की वैल्यू V0 के इक्वल होगी। और बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी हटा दे, डिसकनेक्ट कर दे, दोनों ही केस में कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा था k इज इक्वल टू C बाई C0, इसको आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर की केस में हमने ये फॉर्मूला निकाला था, नोट हेडिंग में आप देखिएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, अब न्यू चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू CV होता है। C और V की वैल्यू मैंने ऊपर दोनों से रख दी, C की जगह रख दिया KC0 और V की जगह रख दिया V0, और C0 V0 चार्ज का फॉर्मूला होता है Q0 इज इक्वल टू C0 V0। तो मैंने यहाँ C0 V0 की जगह Q0 रख दिया, तो चार्ज भी k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस भी k टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता। अब इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा जब डाइलेक्ट्रिक को फील्ड कर दे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है V बाई डी, और V की वैल्यू ऊपर से देख सकते हैं कि V0 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ V0 रख दिया। तो ये V0 अपॉन डी किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E0 में चेंज, E में चेंज नहीं आया और V में चेंज नहीं आया। अब इसमें जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसमें क्या चेंज होगा? तो U का एनर्जी का फॉर्मूला सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने किया था, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू मैं ऊपर से रख दे रहा हूँ KC0 और V की जगह V0 रख दिया, तो ये हाफ C0 V0 स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रख लिया, ये पूरा U0 हो गया, यानी इनिशियल एनर्जी। तो U की वैल्यू भी क्या आ गई? K टाइम्स ऑफ U0, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो ये याद रखेंगे कि अगर बैटरी कनेक्टेड है और आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेटों के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज, कैपेसिटेंस और एनर्जी k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर किसी बैटरी को हटा दिया, पहले मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद इस बैटरी को हटा करके उसके बाद अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए बैटरी को जब आपने हटा दिया, जब बैटरी का काम था कैपेसिटर को चार्ज करना, इन प्लेटों को चार्ज कर रही थी, लेकिन जब बैटरी को ये हटा देंगे तो चार्ज तब नहीं कर पाएगी। तो ये याद रखेंगे कि अगर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया है तो चार्ज Q रिमेन सेम, क्योंकि अब बैटरी चार्ज करने के लिए है ही नहीं, तो Q की जो वैल्यू है वो Q0 के इक्वल होगी। कैपेसिटेंस चिल्ड्रन हमेशा k टाइम्स हो जाएगी, k का फॉर्मूला था C बाई C0, तो C की वैल्यू हो जाएगी KC0, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V का फॉर्मूला होता है Q बाई C, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q बाई C। Q की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर से रख दे रहा हूँ Q0 और C की वैल्यू रख दे रहा हूँ KC0, और Q0 अपॉन C0 या Q0 की वैल्यू रख दीजिए, Q0 की वैल्यू C0 V0 रख दिया, तो ये आ गया V0 अपॉन K, यानी नया पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? K टाइम्स हो जाएगी, E0 अपॉन K हो जाएगी। और एनर्जी अगर निकालना है तो U का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू KC0 रख दें और V की जगह V0 अपॉन K का होल स्क्वायर पुट कर दें, तो एनर्जी भी U0 अपॉन K आ जाएगा। तो फाइनली क्या इसमें हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर बैटरी को आपने हटा दिया है और प्लेटों के बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, तो केवल चार्ज सेम रहेगा, यानी इनिशियल चार्ज, बैटरी जुड़ी थी तब जो चार्ज था Q0, और बैटरी को हटाने के बाद और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, Q की वैल्यू Q0 के इक्वल होगी, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो,
या टोटल एनर्जी हो कैपेसिटर की वो अपॉन में के टाइम्स हो जाएगी, यानी वी नॉट अपॉन के हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के एंड यू नॉट अपॉन के।